नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव पर अब तक की आचार संहिता लगने से बाद से अब तक की सबसे बड़ी खबर ये लेकर के हम आए। निजी तौर पर मैं इसे सबसे बड़ी खबर मानता हूं और भारत के चुनावी इतिहास में अगर सबसे काला चैप्टर कोई होगा तो यही बनेगा जो खबर हम बताने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी के जो पीएम सेक्रेटरीट था, उसके एक सदस्य को वहां पर ड्यूटी में पाया गया। जो एक सभा हुई जिसमें इंदिरा गांधी नहीं थी, कहा गया कि उसमें जो बांस बल्ली लगा था, उस जमाने में 2-400 100-200 रुपए का बांस बल्ली, उसका पेमेंट सरकारी खर्चे से हुआ था। वो दौर था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। एक ये दौर है जब मोदी और नीतीश कुमार चुनाव के दरमियान आचार संहिता लगने के बाद पैसे बांट रहे हैं। मोदी और नीतीश ज्वाइंट वेंचर में बिहार में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। ये पूरे जिम्मेदारी से हम पकड़े गए और इक्का दुक्का नहीं, 30-30 लाख लोगों को बांटा जा रहा है। भनक नहीं लगने पाई किसी को। खबर आई तो चिट्ठी लिखी गई है कि चिट्ठी किसको लिखी गई है? ज्ञानेश कुमार को। चिट्ठी लिखे गए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सन्नाटे में है वो ज्ञानेश कुमार जो हत्या के 24 घंटे बाद चुनावी राज्य में, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में है, 24 घंटे बाद डीजीपी से कहता है रिपोर्ट दे दो भाई साहब। 24 घंटे बाद इस पैसे बांटने की खबर पर और चिट्ठी पर अब तक कोई आधिकारिक या अनाधिकारिक जवाब नहीं आया है। सन्नाटा है। इस देश में लकड़बग्घों के झुंड से भी ज्यादा बड़ा झुंड इन गोदियों का है, गिद्धों का है। मीडिया में कहीं आपको खबर नहीं दिखेगी, एकदम दबाई हुई खबर। खबर सीधा दिखाइए। इसमें अगर न्यायपालिका आज से 50 साल पहले वाली होती तो जेल जाता ज्ञानेश कुमार और मोदी से लेकर नीतीश तक ये दोनों की कुर्सी जाती और कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाते। हो सकता है इनकी पार्टियां एक आध चुनाव के लिए बैन हो जाती। इतना बड़ा यह अपराध हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बांटे, आरजेडी का नीतीश सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का गंभीर आरोप। ये तो आरोप लिख रहे हैं। आपको ये हमने दिखा दिया। भाव को जरा ले आइए। मैं खबर के उसमें इंटेंसिटी में भूल ही गया। स्वागत है भाव। ये खबर आपने देखा, पैसे बांटने का आरोप। चिट्ठी जरा दिखा दीजिए। चिट्ठी दिखाइए। मनोज झा ने लिखी है चिट्ठी ज्ञानेश कुमार को। ये चिट्ठी देखिए आप। इस चिट्ठी को प्ले कर दीजिए। इस चिट्ठी में मोटा मोटा बता दूं आपको लिखा क्या है, वो सुनिएगा और फिर आगे हम बताएंगे। लिखा, मैं बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 17, 24 और 31 अक्टूबर 2025 को लाभार्थियों को 10,000 रुपए के प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण अंतरण के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। जैसा कि संलग्न कार्यक्रम से पता चलता है, भुगतान की अगली प्रस्तावित तिथि 7 नवंबर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने जो लिखा है, इसमें लिखा आगे, ये कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन है, जो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 6 अक्टूबर को लागू हुए थे। बिहार सरकार की उपरोक्त कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जनादेश को कमजोर करती है। इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को धनराशि का वितरण आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर उन प्रावधानों के उल्लंघन पर जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाले वित्तीय लाभों की घोषणा या वितरण पर रोक लगाते हैं। उन्होंने कहा,
कि उपरोक्त उल्लंघनों के मद्देनजर मैं भारत के निर्वाचन आयोग से सम्मान पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस शिकायत को स्वीकार करे और तत्काल एवं कड़ी कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, इस आगे इन्होंने लिखा कि शिकायत की लिखित पावती और की गई कार्रवाई की समय पर जानकारी देने की कृपा करें। नीचे मनोज झा दस्तखत है। अब मैं आपको बस इतना जो है बता दूं कि 17, 24 और 31 अक्टूबर को 10-10 हजार रुपए लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर यानी एक दिन पहले। और अगली जो तारीख है ट्रांसफर की वो 7 नवंबर है। 6 को फर्स्ट फेज होगा, 7 को ट्रांसफर, फिर 11 को सेकंड फेज। ये खुलेआम। और 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, यानी 3 बार आचार संहिता में गुपचुप तरीके से ट्रांसफर हो चुका है। चौथी बार 7 तारीख को होगा। आज तक भारत के चुनावी इतिहास में चुनाव के दौरान चलती हुई योजनाओं का लाभ भी रोका गया है। जो योजना चल रही है उसका लाभ ट्रांसफर करने से रोक दिया जाता है कि आप मतदान कल होना है और आज डेट है कि 5 साल से योजना चल रही है, आज ट्रांसफर करोगे तो कल के लिए वो रिश्वत होगी। उसका एक अलग जो है अपरोक्ष प्रभाव होगा मस्तिष्क पर कि कल पैसा भेजे हैं फलाने, उनको दे दे वोट। और ये चलते चुनाव में नई योजना में पहली बार ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे बड़ा अपराध लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ आज तक नहीं हुआ है, भूतो न भविष्य। भाव जी, पहले तो जब ये खबर पढ़ी तो पत्र पढ़ा तो मुझे लगा ये गड़बड़ है, लेकिन पत्र मनोज झा ने लिखा है जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लगातार मनोज झा से प्रयास कर रहे थे बात करने का, फिर बाकी लोगों से बात करे, फिर जाके पूरा मामला सामने आया। जो दर्शक हमें लगातार देखते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम पहले भी देखे होंगे कि महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के तथाकथित सफलता के बाद एक नया शगुफा मुख्यमंत्री रोजगार योजना महिलाओं के लिए एकाएक लागू की गई। 1,21,00,000 महिला चिन्हित की गई। 1,21,00,000 लाभार्थी इस राज्य में है जिनको 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं कर्ज के तौर पर। पहला इंस्टॉलमेंट मतलब पहला जो जत्था ट्रांसफर का किया वो 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में, और उसके लिए एक बड़ा इवेंट जीवी नेताओं ने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, उनके सानिध्य में उनके हाथ से 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए गए। उसके बाद एक सप्ताह बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा इवेंट किया। उन्होंने फिर 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, 10,000, 1 करोड़ हो गए। अब बाकी 21 लाख महिलाएं बची थी। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके 3 घंटे पहले नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया कि 21 लाख जो बची हुई महिलाएं थी उनके भी अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर हो गया है। फिर चुनाव संहिता लागू हुई 3 घंटे बाद। तब भी हमने कहा था कि ये गैर कानूनी भले ही नहीं हो लेकिन अनैतिक है, आप मत खरीद रहे हैं। उसके बाद जो घिनौना काम हुआ, जो पहली बार शायद इस देश में हुआ, कि 1,21,00,000 महिलाओं के बाद 30 लाख महिलाएं और चिन्हित की गई। ये 30 लाख तो बची है, और उन 30 लाख महिलाओं को 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे ट्रांसफर का तय हुआ। 30 लाख में से 3 ग्रुप को तो 31 तारीख तक, कल तक पैसा ट्रांसफर हुआ। 30 नहीं भाव, खबर है कि 51 लाख, खबर है कि 51 लाख हो रहा है, मतलब हो चुका है। 1 लाख टोटल 1,51,00,000 है लाभार्थी। 1,21,00,000 आचार संहिता के पहले चिन्हित थे। 30 लाख आचार संहिता लागू होने के बाद इन्होंने चिन्हित किए। नहीं,
मैं न्यूज भी है, और मैं कंट्रोल रूम से हाँ कहूंगा एक बार दिखा दें बीच में, थोड़ा हाँ सा ध्यान रखें हाँ, डिबेट थोड़ा में सा भी कंट्रोल। क्लियरिटी, ये आंकड़ों के साथ क्लियरिटी करिए मैं जरा। क्लियर कर दूं, मैं हाँ वो स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहता हूं। ये है, इस खबर को बस गौर से देखिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में शुक्रवार को 10-10 हजार रुपए भेजे गए। ये 10 लाख में अभी शुक्रवार, मतलब शनिवार हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। हाँ, ये 30 को लेकर भेजी जा चुकी है, 7 वाले ऐड नहीं है। वो अभी खेल सात उसमें वाले ऐड नहीं समझना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, साथ में और एक कुछ, 7 का। 1,51,00,000 में हो चुकी है। आगे और भी हाँ क्लियर कर दे थोड़ा। हाँ जीविका के पदाधिकारी ने बताया कि जिन महिलाओं के आवेदन 6 सितंबर से पहले प्राप्त हो गए थे, उन्हीं में से 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। यानी 6 सितंबर को इन्होंने झूठ बोला कि 1,21,00,000 है, ये उस समय छिपाया। अब एक सवाल है यहाँ पर, बस उसी सवाल के साथ मैं भाव को फिर आपके सामने ला रहा हूं। सवाल ये है कि 1,21,00,000 के बाद 10 3 बार 17, 24, 31, 30 लाख महिलाओं को, 30 लाख महिलाओं को दिया गया है। हाँ, अभी भी बराबर। फाइनल संख्या, अभी भी 7 के लिए फाइनल संख्या नहीं बताई है कि 6 के पहले वाला और बता दो कितनी बची है। क्या ना ना ना, सेकंड फेज में, क्या सेकंड फेज में जहां मतदान है 7 तारीख को, उन क्योंकि 6 को फर्स्ट फेज खत्म होगा, ये चौथा बंटवारा जो है, चौथा खजाना, चौथी तारीख फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद 7 को खुलेगी और 11 को मतदान है। क्या जिन इलाकों में 11 को मतदान है, उन इलाके की महिलाओं को अभी रोका गया है कि वहां पर 7 को उनके खाते में जाएगा? और ये आरोप भी लगाया जा सकता है, अगर अभी भी, हालांकि ये इसीलिए सूची नहीं जारी कर रहे हैं, ये इसीलिए संख्या नहीं बता रहे हैं सर भाऊ। मुझे तो लगता है संख्या इनको भी पास नहीं है। हम्म संख्या इनके पास नहीं है, ये तो देख रहेंगे, कलेक्टर को बोल रहे हैं कि जितनी महिलाओं को दे सकते दे दो। ये लीजिए, ये हम्म जैसा लाडली बहना, अभी तो दे दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। चुनाव के बाद उसमें से छटाई होगी, लेकिन अभी तो दे दो। तो ये संख्या 2 करोड़ तक भी जा सकती है आशीष। हम्म क्या 2 करोड़ महिलाएं भी है कि नहीं है मतदाता, ये देखना होगा। और यदि 2 करोड़ महिलाएं नहीं है तो कितनी करोड़ महिलाएं हैं मतदाता। यदि 1,51,00,000 अब हो गई है, तो क्या हर महिला को 10,000 रुपए दे रहे हैं? सवाल ये है। लेकिन इसके हम्म बावजूद भी मैं कहता हूं कि हर महिला को नहीं, आप जो महिला बिहार की है लेकिन मुंबई में पैदा हो गई, उसको भी दे दो। आप भाई महान हो, आप वो भी कर लो। हम्म लेकिन क्या कोई भी ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर हम्म आचार संहिता के बाद होना चाहिए। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन है, आचार संहिता का वायलेशन है। पप्पू यादव ने 500-500 या 1,000-1,000 रुपए बांटे होंगे बाढ़ पीड़ितों को। उनको नोटिस मिल गया कि आप कैसे बांट रहे हो पैसे। लेकिन आप महिलाओं के खाते में, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 30 लाख महिलाओं के खाते में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। हम्म और 7 तारीख को 1 करोड़ को करोगे, 80 लाख को करोगे, 75 लाख को करोगे, 2 लाख को करोगे, या 15,000 को करोगे, कोई आइडिया नहीं है। हम्म और सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार अभी भी वहां लोगों को चिन्हित कर रही होगी। बैकडेट में एप्लीकेशन लेने में कोई टाइम नहीं लगता आशीष। बैक डेट में चिट्ठियां जाती हैं, कितना देश भर में ये चल रहा है। बैक डेट में आप एप्लीकेशन को, यदि महिलाओं को बोलो कि डेट छोड़ दो खाली, हाँ और उस डेट पे आप बैक डेट खुद ही लिख लो, तो क्या फर्क पड़ता है? हम्म सवाल है कि जैसा महाराष्ट्र में इन्होंने जब महिला का ट्रांसफर किया था 15,000 रुपए, 1,500 रुपए, तब उन्होंने देखा कि चुनाव के महीने में जब चुनाव शुरू, आचार संहिता शुरू होगी, तो पैसा तो दे नहीं पाएंगे। तो इन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के महीने का भी पैसा एडवांस में दिया था। हम्म क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद आप वो लाडली बहना का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक निर्णय नहीं आता तब तक। लेकिन यहां तो निर्लज्जता का उच्चांक स्थापित किया गया है। चौड़ा होके अभी तक 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, 10-10 हजार।
और पूछने वाला कोई नहीं है। अब तो इस पत्र का घूस संज्ञान भी नहीं ली जाएगी। हाँ। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इसके बाद आचार संहिता नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, ये सिर्फ विपक्ष के लिए रहेगी। चुनाव आयोग का अस्तित्व क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? आचार संहिता विपक्ष के लिए है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष को नंगा नाच करने की अनुमति है। आचार संहिता या अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं ज्ञानेश कुमार। ये 30 लाख लोगों, महिलाओं को जो आज तक कल तक पैसा ट्रांसफर हो गया 31 तारीख तक, वो सबसे बड़ा इस देश के आजादी के बाद आचार संहिता का उल्लंघन मैं मानता हूं। इससे बड़ा उल्लंघन नहीं हुआ। कभी नहीं। क्या न्यायपालिका इसको देख रही है? अरे चुनाव के बाद तो हाथी की मूर्ति और काशीराम की मूर्ति और मायावती की मूर्ति को भी ढका गया है क्योंकि हाथी सिंबल है मायावती के पार्टी का, तो उसको ढक दो, और प्रचार नहीं होना चाहिए। जब आचार संहिता की इतनी प्रामाणिकता चुनाव आयोग करता है तो यह 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया, आचार संहिता क्या कर रही है? क्या झक मार रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग किस लिए जस्टिफाई करेगा ये? यदि इनके पास पहले से एप्लीकेशन थे तो फिर जब आखिरी 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा जमा किया था, उसी दिन 51 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जमा किया गया? यदि एप्लीकेशन आपके पास चुनाव आचार संहिता लगाने के पहले थी तो किसका इंतजार कर रहे थे आप? इसको यदि चुनाव आयोग यदि इसका कॉग्निजेंस नहीं ले तो कम से कम न्यायपालिका की तरफ दस्तक देनी चाहिए। इस राइडर के साथ मैं कह रहा हूं, मुझे कोई अपेक्षा नहीं न्यायपालिका से, लेकिन जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है जन अदालत, उसमें ये तमाम संविधान के जो अंग है, स्तंभ है, संविधान के जो स्तंभ है, ये सब नग्न स्थिति में आने चाहिए। ये तो कब के इन तीनों स्तंभों का भी लोक अदालत में निर्णय होना चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका में भी जाने की जरूरत है। मालूम है कि नहीं करेगा ये, लेकिन जाना जरूर चाहिए और देखना चाहिए कि क्या करते हैं। और इसके बाद तो चुनाव हो ना हो, और इसके बाद तो क्या है, यदि हारने वालों को सर्टिफिकेट दे देंगे ज्ञानेश कुमार, तो क्या कर लोगे आप? चुनाव आयोग को लेटर लिखोगे, कंप्लेंट करोगे एफिडेविट के साथ? नतीजे आ गए आज। नतीजे आ गए हैं आज। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बना रही है। नहीं मतलब ये देखिए, आज तक जो हम लोग कल्पना भी नहीं करते कि चुनाव प्रोसेस एक बार आचार संहिता लगेगी उसके बाद तो आदमी टॉफी बांटने में हिचकिचाता है, असलहा लेके फायरिंग। देखिए चुनाव में ये ज्ञानेश कुमार, इस आदमी को अगर हकीकत बताए फिर वो क्या करूं, रोकना पड़ता है खुद को। अगर वाकई लोकतंत्र होता है ना तो इस आदमी को क्या सजा जेल मिलती? में होते, ये जेल में होते। जेल में बहुत छोटी सजा है भाऊ, उससे बड़ी सजा इसको मिलती। असलहा लेके घूम रहा है आदमी, 24 घंटे बाद रिपोर्ट मांग रहा है, अच्छा मर्डर हुआ है रिपोर्ट भेजो, फिर कहता है अच्छा लिखते हैं क्या, चुनाव आयोग सख्त। ये जो लिखते हैं जो पिल्ले हैं सब, चुनाव आयोग सख्त, असलहे जमा करा दीजिए। अरे असलहे तो चुनाव ऐलान होते ही जमा हो जाते हैं। एक असला लेके घूमता नहीं आदमी, आर्म्स एक्ट में अंदर हो जाता है। असला लेके घूमने वाला और हत्या करने वाले घूम रहे हैं मजे से, उसके बाद पैसे बट रहे हैं। और आज एक बात समझ में आ गई, हमने आपने कई बार इस पर चर्चा में किया कि आखिर उस चंद्रचूड़ ने जो न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटवाई थी, वो हम लोग कई बार कहे कि क्यों हटवाई। पता है क्यों हटवाई? आज मुझे समझ में आ गया, मतलब मेरे व्यू में। वो कहा कि पट्टी इनकी आंख पर नहीं होना चाहिए, पट्टी हम लोगों की आंख पर होना चाहिए, वहां से उतारो और हम सब बांधो, देखना ही नहीं है कहां क्या हो रहा है। वो पट्टी अपनी आंखों पे बांध करके पूरी न्यायपालिका के आंखों पर बंधवा दिया, न्याय की देवी की आंख से हटा करके। अब किसी को कुछ नहीं दिखता है, किसी को नहीं। बोला तो था, जब सवाल एक उठा महादेवपुरा पर पीसी जो किया था राहुल गांधी ने, पूरा देश जाना। और जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा तो जज साहब ने कहा तो था, कौन सी पीसी, हमें जानकारी नहीं।
हाँ हाँ, कहाँ पे वोट चोरी? ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। कहा हमें जानकारी नहीं, किसी किसी कहाँ वोट चोरी, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं वो तो सिर्फ मन की बात सुनते होंगे हम्म, हम्म, और फोटो पोस्ट करते होंगे कि साहब आपकी मन की बात सुनते हुए, ताकि रिटायर्ड होने के बाद कुछ अच्छा मिले। BMW। हाँ, मन की बात सुनते होंगे। ये भगवान के सामने भगवान की आरती सुन करके और भगवान को पूछ पूछ के जहाँ निर्णय दिए जाते हैं, उस न्यायपालिका से क्या अपेक्षा रखना। लेकिन नहीं सनद आप रहे तो कि न्यायपालिका ऐसा नहीं कहे कोई कि आप जाके देखते तो सही, वो भी कर देना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मामला है, इसको तुरंत न्यायपालिका में भी जाना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, मतलब ये आप ये अच्छा, इस कितने सन्नाटे में हुआ होगा कि 17 और 24 को हो चुका था, पता ही 31 नहीं को हुआ है, तब ये नॉलेज में आया, तब ये क्या है नॉलेज में आखिर। आया। हाँ। चोरी बड़े शातिर तरीके से धीरे से करते हैं। हम्म, बाकी जगह बड़े इवेंट कर करके पैसा ट्रांसफर किया, हम्म, और आचार संहिता का उल्लंघन करना था तो धीरे से चुपके से कर दिया। हम्म, वो लिखा था ना किसी ने, किसी चैनल ने, कि बहुत ही ऐसा यार बड़ा बड़ा सूक्ष्म तरीके से, गुप्त तरीके से हो रहा है काम, तरीके से। सीक्रेटली हो रहा है। हम्म, तो सीक्रेटली ट्रांसफर कर रहा है और सीक्रेटली चुनाव आयोग देख रहा है। अध्यय अब कुछ नहीं होता, इसके बाद चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग, ये तो बोझ है इस देश के, टैक्स पेयर्स पे बोझ है ये टैक्स पेयर्स पे बोझ बन गया अभी। लेकिन उसका कौन और बाल, चुनाव, कौन बाका नहीं कर सकता कोई? हाँ? उसका तो बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो इतना करने की हिम्मत इसीलिए पा रहा है क्योंकि उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। इस देश में उसको आश्वस्त कर दिया गया है कि तुम चिंता मत करो, हमें हटाने वाला कोई नहीं है, और जब हमें कोई नहीं हटा पाएगा तो तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा। ये हाँ चिल्लाने दो, बस राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कोई चिल्लाए कोई दो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता इनसे, कोई फर्क नहीं आज मैं पड़ता। सुना दूं, आज इसी 10,000 पर, आज प्रियंका गांधी की रैली थी, पहली रैली थी, चुनावी रैली, इसी पर बोला भी भाषण में। लेकिन ये भाषण से कुछ नहीं होने वाला है, सुनवाइए जरा, अब भाषण से कुछ नहीं होना। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो इनकी, नियत पहचानो, नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना, कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। अभी भी प्रियंका जी मोरालिटी पे बात कर रही है। हाँ, अब ये बात मोरालिटी के आगे गई है। अरे अब ये मोरालिटी तो क्रिमिनल कल ही हो ऑफेंस गई है, भाऊ, मोरालिटी का तो कल ही 13वीं हो गई। 13वीं हो गई।
अब ये तो उसके आगे की बात है, ये तो चुनाव के आचार संहिता में पैसा ट्रांसफर करने की बात है, ये तो कानून की धज्जियां उड़ाने की बात है, ये तो खुलेआम वोट खरीदने की बात है। डंके की चोट पे बोल के कर रहे हैं, जो करना सो कर लो, ऐसे ही करेंगे। हम थे, हम रहेंगे, हम ही रहेंगे। कौन सा लोकतंत्र, कौन सा चुनाव, कौन सा वोटिंग, कौन सी ईवीएम, कौन सी सूची, चिल्लाते रहिए आप। सर्टिफिकेट हमारे पास होगा, विधायक हमारे होंगे और सरकार हमारी होगी। अब नियति है तुम लोगों की, हमारे सिवा कुछ सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी सोच की कीमत शून्य है हमारे पास, और हमारे कुकर्मों का वजन इतना है कि जिसके तहत संविधान भी नष्ट हो जाता है, होते हुए हम देख रहे हैं। कोई कुछ करने की तैयार नहीं। कुछ नहीं, कोई नहीं करेगा। हकीकत तो ये है कि मनुस्मृति ने पदार्पण कर लिया है लेबर डिपार्टमेंट से, पहला कदम रख दिया है, दूसरे कदम में पूरा देश व्याप्त होगा, और तीसरा कदम इस देश के लोकतंत्र के सर पे होगा। ये अब इट इज क्लियरली रिटन ऑन द वॉल, दीवार पे लिखी हुई है, साफ लिखा है, साफ लिखा है। बस इतना भाव कई बार कहते हैं ना कि हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, यह हकीकत है। आज यही अभी इस पूरे कार्यक्रम में मैं सोच रहा था, ठीक है भाव ने और जी ली, भाव के पीछे पीछे हमने भाव से थोड़ा कम जी ली, चलो ठीक है, जितनी जी ली देख लिया ना दुनिया को, अब इसके आगे जिए न जिए कुछ भी, लेकिन आगे भारत का भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन, उनके साथ क्या होगा पता ही नहीं, भयावह भयावह। क्योंकि ये राजशाही, लोकशाही, सामंतशाही, तानाशाही, कोई भी तरीका हो शासन का, अगर वो खुला होता है ना, तो नृशंस और क्रूर होते हुए भी आदमी मेंटली उस शासन में रहने के लिए तैयार होता है। लेकिन राजशाही, लोकशाही के नाम पर तानाशाही, राजशाही और सामंतशाही चले, लोकशाही का पाखंड हो, तो नर्क से भी बदतर होती है जिंदगी आदमी के, नर्क से बदतर होती है, क्योंकि वो कदम उठाता है कि हम तो लोकशाही में जी रहे हैं, और उसके कदम चाबुक चल जाता है, काट दिए जाते हैं। राजशाही में रहेंगे तो कदम ही नहीं उठाएंगे, तानाशाही में रहेंगे तो सांस भी समझ के लेंगे, लेकिन लोकशाही का ढकोसला करके तानाशाही, सामंतशाही और राजशाही होती है, तो नर्क से बदतर है। यही बस चिंता है कि नर्क से बदतर हालात में हमारी आने वाली पीढ़ी को रहना पड़ेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद किस चीज के लिए, यही भोगना है हम लोगों को, इसी के लिए। बस इजाजत दीजिए, नमस्कार।